तो फ्रेंड्स वेलकम बैक। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कुछ सी कैरेक्टर सेट पढ़ने के बाद हमने कुछ ऑपरेटर्स को पढ़ने की बात कही थी। आज हम ऑपरेटर्स यहाँ पे लेते हैं। तो मेन ऑपरेटर्स हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं, या फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं और मिसलेनियस ऑपरेटर्स हैं। यानी कि टोटल 7 तरह के ऑपरेटर्स सी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। एक एक करके हम डिटेल्स में देखते हैं कि एग्जैक्टली ये ऑपरेटर हमारे लिए क्या कर सकता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में मेनली एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जितनी भी अंक गणितीय जितनी भी गणनाएं हैं वो सारी हम इनके थ्रू यहाँ पे कर सकते हैं। और ये ऑपरेटर्स जो हैं ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू या करेक्टर वैल्यू या फिर इंटीजर वैल्यू किसी भी वैल्यू के ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से ओवरलोडेड ऑपरेटर्स हैं। तो यहाँ पे हम एडिशन की अगर बात करें तो इस तरह के कुछ स्टेटमेंट हम बनाते हैं, जैसे c इक्वल्स टू a प्लस बी। तो ये बाइनरी ऑपरेशन एक तरीके से है, बाइनरी ऑपरेटर है जो कि दो ऑपरेंड ले रहा है, ए और बी, ये ऑपरेंड कहलाते हैं, और प्लस जो है इनके बीच में हमने ऑपरेटर यहाँ पे लगाया है। तो ये गणना करने के बाद ए और बी के ऊपर एडिशन करने के बाद ये सी में एग्जैक्टली स्टोर होगा। तो राइट हैंड साइड में हम जो गणना जो भी हम कर रहे हैं वो हम ऑपरेशन के साथ में और ऑपरेंड के साथ में लिख देते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में हम जो भी हम स्टोरेज, जहाँ पे हम जिस वेरिएबल में उसको स्टोर कराना चाहते हैं वो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में उसको लिख देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो अरिथमेटिक स्टेटमेंट हम बनाते हैं सी लैंग्वेज के अंदर उनको हम बनाते हैं। ऐसे ही सब्सट्रैक्शन के लिए अगर हम करना चाहते हैं तो सी इक्वल्स टू ए माइनस बी यहाँ पे हम लगाएंगे। ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेशन अगर करना चाहते हैं तो एस्ट्रिक जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, तो सी इक्वल्स टू ए इंटू बी यहाँ पे लगा देंगे। और डिवाइड करना चाहते हैं तो सी इक्वल्स टू ए बाई बी यहाँ पे लगा देंगे। मॉडुलस ऑपरेटर जो है ये शेषफल निकालने के काम आता है, और ये परसेंट के साइन के साथ में लिखा जाता है, ये शेषफल निकालेगा। सी इक्वल्स टू ए परसेंट बी, इस तरह से भी लगाएंगे और पढ़ेंगे इसको ए मॉडुलस बी से, इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये शेषफल देगा। ये इंटीजर टाइप ऑपरेशन ही करता है, तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के ऊपर ये काम नहीं करेगा। और बाकी जितने भी ये सभी बाइनरी ऑपरेटर्स ऊपर हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ये सभी फ्लोटिंग पॉइंट या फिर इंटीजर दोनों तरह की वैल्यू के ऊपर काम करेंगे। इवन करेक्टर टाइप वैल्यू के ऊपर भी ये वर्क करेंगे। डिवीजन ऑपरेटर में अगर हम इसको इंटीजर वैल्यू देते हैं तो ये हमें भागफल निकाल के देगा, और अगर हम इसको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू देंगे तब ये हमें फुल डिवीजन का रिजल्ट जो है वो हमें प्रोवाइड कराएगा। दोनों तरह के काम ये यहाँ पे कर सकता है। इसके बाद में कुछ यूनरी ऑपरेटर्स हैं जो कि सिंगल वैल्यू के ऊपर ही काम करते हैं। तो जो ऑपरेटर सिंगल वैल्यू को लेके काम करते हैं उनको यूनरी ऑपरेटर्स कहते हैं, और जो ऑपरेटर्स दो वैल्यू के ऊपर दो ऑपरेंड एक साथ लेते हैं उनको हम बाइनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। तो जैसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये जो है ये यूनरी ऑपरेटर हैं। यानी कि अगर हम किसी वैल्यू को, किसी वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट यानी कि बढ़ाना चाहते हैं बाई 1, यहाँ पे वैल्यू 1 जो है वो बढ़ जाएगी, और अगर हम घटाना चाहते हैं बाई 1 तो वैल्यू 1 घट जाएगी। तो बढ़ाने को हम कहते हैं इंक्रीमेंट और घटाने को कहते हैं डिक्रीमेंट। तो ये दो तरह का हो सकता है दोनों। इट कैन बी पोस्ट एंड प्री टाइप। जो इंक्रीमेंट है वो भी पोस्ट इंक्रीमेंट भी हो सकता है और प्री इंक्रीमेंट भी हो सकता है। ऐसे डिक्रीमेंट भी पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने नम एक वेरिएबल लिया है, उसमें 1 स्टोर कराया, और यहाँ पे फिर हमने उसको इंक्रीमेंट किया है नम प्लस प्लस करके, और जो वैल एक वेरिएबल है उसके अंदर हमने उसकी वैल्यू को स्टोर कराने की कोशिश की है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पोस्ट है। जब हम किसी भी वेरिएबल के पीछे की साइड में इंक्रीमेंट ऑपरेटर को लगाते हैं, बाद में लगाते हैं उसके, तो वो पोस्ट इंक्रीमेंट कहलाता है। और इसमें वैल्यू जो है पहले असाइन हो जाएगी, जो हम वेरिएबल के अंदर इसको हम स्टोर करना चाह रहे हैं, तो जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है यानी कि 1, वो पहले वैल में स्टोर हो जाएगी और बाद में इसका इंक्रीमेंट होगा, यानी कि पोस्ट इंक्रीमेंट ये कहलाता है। अगर हम इसके पहले ही इंक्रीमेंट लगा रहे हैं यानी कि प्लस प्लस नम लिख रहे हैं, इसको लिखने से पहले यानी कि इसके फ्रंट साइड में,
तब क्या होगा कि पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा और बाद में वैल में जो वैल्यू है वो जाएगी। तो वैल एंड नम बोथ विल हैव वैल्यू 2 इन दैट केस। तो इस तरह से दोनों जो है ये अलग अलग तरह से काम करेंगे। ऐसे ही डिक्रीमेंट के टाइम पे अगर हम माइनस माइनस ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं तो वहां पे भी हम पोस्ट का या तो यूज करेंगे, पोस्ट डिक्रीमेंट का यूज करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, नम को हमने यहाँ पे वैल्यू 2 प्रोवाइड की है और वैल इक्वल्स टू नम माइनस माइनस लिखा है, तो यहाँ पे पहले वैल्यू वैल में चली जाएगी और बाद में वो वैल्यू डिक्रीमेंट होगी। तो वैल विल हैव वैल्यू 2, वैल के अंदर वैल्यू 2 चली गई और बाद में जब डिक्रीमेंट होगी तो नम की वैल्यू घट के 1 रह जाएगी, तो दोनों की वैल्यू जो है डिफर हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम प्री डिक्रीमेंट का यूज करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे माइनस माइनस नम, यानी कि इससे पहले की वैल्यू जो है वैल वेरिएबल में जाए उससे पहले वो घट जाए, तो वैल्यू 2 से घट के 1 हो जाएगी और वैल्यू 1 ही वैल में जाएगी और नम में भी वैल्यू 1 रह जाएगी, यानी कि सिमिलर वैल्यू हो जाएगी दोनों के अंदर। यानी कि हम ये चाहते हैं कि अगर दोनों जगह वैल्यू सिमिलर रहे तो हम फिर प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का यूज करेंगे, और ये हम चाहते हैं कि वैल्यू जो है डिफर हो जाए दोनों जगह पे, तो हम पोस्ट डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और यूनियरी ऑपरेटर यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे माइनस ऑपरेटर। अगर वैल्यू को हम निगेटिव करना चाहते हैं तो जैसे ए की वैल्यू कुछ भी हमारे पास में हो तो हम उसके सामने अगर निगेशन ऑपरेटर माइनस ऑपरेटर लगा देंगे तो ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। अगर पहले से ए के अंदर कोई निगेटिव वैल्यू होगी तो वो फिर पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। इसके अलावा कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो ये मेनली चेक करने के लिए हैं कि अगर हम कंपेयर करना चाहें दो वैल्यूज को, दो डिफरेंट वैल्यू दो वेरिएबल्स के अंदर अगर हैं और उनको हम कंपेयर करना चाहते हैं, या फिर एक वेरिएबल की वैल्यू को किसी हम कांस्टेंट वैल्यू के साथ में कंपेयर करना चाहते हैं, तब हम इन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। जैसे अगर हमें चेक करना है कि दोनों वैल्यू इक्वल हैं कि नहीं, तो a इक्वल्स टू बी इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल्स टू का साइन ए, नॉट इक्वल्स टू बी, इस तरह से यूज करेंगे। लेस देन का यूज करना चाहते हैं, ए लेस देन बी या ग्रेटर देन बी, इस तरह से यूज करेंगे। और लेस देन इक्वल्स टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू का कॉम्बिनेशन भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मेनली ये बुलियन टाइप ऑपरेटर्स हैं और 1 या फिर 0 इनमें से रिटर्न हमें मिलेगा। 1 यानी कि ट्रू, जब जो कंडीशन होगी वो ट्रू होगी, यानी कि अगर ए बी के इक्वल है तो फिर ये ट्रू रिजल्ट देगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिजल्ट देगा और उस केस में ये 0 रिटर्न करेगा। तो उसके ऊपर हम डिफरेंट डिसीजन फिर वहाँ पे ले सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर है जो कि लॉजिक को कॉन्कैटिनेशन यानी कि जोड़ने के काम आते हैं। इसमें 3 बेसिक गेट हैं, एंड गेट, और गेट या फिर नॉट गेट, इनका हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एंड गेट में हम डबल एंड एम्परसेंड को 2 बार लिखते हैं और उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। और जैसे इसके अंदर मेनली जो एंडिंग का जो लॉजिक है वो यहाँ पे काम आता है, यानी कि अगर दो लॉजिक हम कॉन्कैटिनेशन जोड़ रहे हैं, दो लॉजिक को हम जोड़ रहे हैं, तो पहला लॉजिक अगर ट्रू है और दूसरा लॉजिक भी ट्रू है तभी इसका रिजल्ट जो है ट्रू आएगा, अदरवाइज बाकी जितने भी केस हैं उसके अंदर इसका रिजल्ट 0 आएगा। तो जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे किसी की सैलरी इज ग्रेट लेस देन 10,000, अगर उसकी वैल्यू 10,000 से कम है या फिर सर्विस 20 साल से ज़्यादा है, तब उसको बोनस मिलेगा। अगर ये कंडीशन हम लगाना चाहते हैं तो इस तरह से दोनों कंडीशन अगर ये ट्रू होगी तो हम उसको बोनस देंगे। तब उस केस में अगर यहाँ से हमें पहले कंडीशन अगर ट्रू है तो यहाँ से हमें 1 मिलेगा, और दूसरी कंडीशन अगर ट्रू है तो यहाँ से भी हमें 1 मिलेगा। तो ये पूरा लॉजिक जो है फिर अगर ये 1 पास करता है तब उस केस में ही हम उसको बोनस देंगे। तो ये एंडिंग का एक तरीके से कंसेप्ट है। और अगर हम ओरिंग करना चाहते हैं, और जो है वो सिर्फ अगर एक भी ट्रू वैल्यू है तो उसके ऊपर भी काम करता है, यानी कि दोनों लॉजिक अगर ट्रू है तब भी ये 1 रिटर्न करेगा, और अगर पहला लॉजिक ट्रू है दूसरा फॉल्स है तब भी ये 1 रिटर्न करेगा, और अगर पहला फॉल्स है और दूसरा लॉजिक ट्रू है तब भी ये 1 रिटर्न करेगा। सिर्फ दोनों फॉल्स होने की कंडीशन में ही ये 0 रिटर्न करेगा। तो जैसे इसी कंडीशन को हम यहाँ पे लगा सकते हैं,
तो सैलरी लेस देन 10,000 हो, या फिर और यहाँ पे लगाएंगे, पाइपलाइन हमने बीच में लगाई है, और का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं, सर्विस ग्रेटर देन 20, या इनमें से कोई एक भी अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, या तो उसकी सैलरी 10,000 से कम हो, या फिर उसकी सर्विस 20 साल से ज्यादा हो चुकी हो, तो हम उसको बोनस दे देंगे। इस तरह से हम इन कंडीशंस का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दो कंडीशन को हमने एक साथ इकट्ठा यहाँ पे किया है, तो सिंगल लॉजिक बन के एग्जैक्टली पास होता है। उसके बाद में नोट जो है ये रिवर्ट करने के लिए काम में आता है। नोट गेट जो है एक्सक्लेमेशन मार्क से लगता है, तो जैसे हम कह रहे हैं आंसर इक्वल्स टू 1, तो सी इक्वल्स टू नोट आंसर अगर हम कर देंगे, तो ये 1 जो है वो 0 हो जाएगा, सी में 0 स्टोर होगा। तो अगर 1 है तो ये जो नोट गेट है वो 0 कर देता है, और अगर 0 है तो 1 कर देता है। ये बुलियन साइन है नॉट बी के लिए, तो इस तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स भी हैं सी लैंग्वेज के अंदर, और ये सबसे पहली लैंग्वेज है जिसके अंदर की बिटवाइज ऑपरेटर्स दिया गया, जिससे कि हम डायरेक्टली बिट्स के ऊपर जाके वर्क कर सकते हैं। तो जो बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं उसमें हम मान लिया हमारे पास दो इंटीजर टाइप वैल्यूज हैं, तो अगर उसकी हम एंडिंग करेंगे तो वो हर एक बिट जो कि 16 बिट है दोनों के अंदर है, तो एक एक बिट की एंडिंग या ओरिंग वहाँ पे एग्जैक्टली होगी। तो एंडिंग करने के लिए सिंगल एम्परसेंड का साइन का यूज करते हैं, ओरिंग करने के लिए सिंगल पाइपलाइन का यूज कर सकते हैं, जबकि लॉजिकल के लिए हमने इन्हीं का डबल यूज किया था। एक्सोरिंग करने के लिए हम कैरेट का यूज करते हैं, और टिल्ड का यूज नोट के लिए यहाँ पे हम करते हैं, और हम यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट भी पर्टिकुलर जो वेरिएबल की वैल्यूज हैं उनको, जो उसकी बिट्स हैं उनको करा सकते हैं। तो एंडिंग में और ओरिंग में सेम लॉजिक वहाँ पे काम करेगा कि एक एक बिट को वो चेक करेगा, अगर दोनों वैल्यू दोनों बिट जो हैं सिमिलर हैं, जैसे मान लिया हम फिफ्थ बिट के ऊपर काम कर रहे हैं दोनों वेरिएबल की, तो दोनों फिफ्थ जो बिट हैं अगर वो 1 है, तो यहाँ पे फाइनली 1 रिजल्ट आएगा। और ऐसे ही ओरिंग के अंदर कि अगर एक भी 1 है तो वहाँ पे रिजल्ट 1 आ जाएगा। एक्सोरिंग जो है वो एक्सक्लूसिव ओर है, यानी कि एक्सक्लूशन करता है, तो यहाँ पे वैल्यू अगर डिफरेंट है तभी ट्रू आता है। जैसे वैल्यू एक एक जगह पे वैल्यू 1 है और दूसरी जगह पे 0 है, तो जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। अदरवाइज अगर सिमिलर हो जाएंगी वैल्यू, तो रिजल्ट जो है वो फॉल्स आएगा, यानी कि 0 आएगा। नोट में रिवर्ट करता है आपको पता ही है, तो अगर 1 है तो 0, 0 है तो 1 करेगा। और लेफ्ट शिफ्ट में जितनी भी बिट्स हैं उनको सबको लेफ्ट में शिफ्ट कर देगा। लेफ्ट मोस्ट शिफ्ट जो 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 बिट होगी वो दैट विल फॉल आउटसाइड द परव्यू ऑफ पर्टिकुलर वेरिएबल, और जो राइट में जो स्पेस बाद में बनेगा उसमें 0 एंटर कर दिया जाएगा। इसी तरह से राइट शिफ्ट करते हुए भी सिमिलर चीज होती है कि राइट में पूरी जो शिफ्ट जो जो बिट्स होती हैं वो शिफ्ट हो जाती हैं, और लेफ्ट में जो स्पेस आएगा उसको 0 से फिल कर दिया जाएगा। तो इस तरह से बिटवाइज ऑपरेटर्स यहाँ पे काम करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। तो ये बहुत पावरफुल बनाता है सी लैंग्वेज को, बिट्स वाइज ऑपरेटर, और यहाँ पे हम एग्जैक्टली लो लेवल की वर्किंग यहाँ पे कर सकते हैं। और यही कारण है कि हम कभी कभी सी लैंग्वेज को मिड लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि वैल्यूज को असाइन करने का काम आता है, डिफरेंट वेरिएबल्स को हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। दैट द सी लैंग्वेज इवेलुएट्स एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ इवेलुएशन डिफरेंट जो स्टेटमेंट है उनका सी लैंग्वेज के अंदर होता है। तो इसीलिए डिफरेंट सीक्वेंस कैन प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट्स, अलग अलग सीक्वेंस अलग अलग रिजल्ट्स जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इक्वल साइन जो है अगर हम यहाँ पे लगाते हैं, जैसे x इक्वल्स टू 2.5, तो x जो है वो लॉजिकल वैल्यू कहलाती है, जो कि एक्चुअली नाम है वेरिएबल का, आइडेंटिफायर है। और 2.5 जो है ये रियल वैल्यू है, आर वैल्यू जिसको हम कहते हैं, ये उसके अंदर एक्चुअली जाके लोकेशन के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो ये वैल्यू वहाँ पे हम असाइन करने का इक्वल्स टू ऑपरेटर से काम करते हैं। कंपाउंड असाइनमेंट भी यहाँ पे हम कर सकते हैं ऑपरेशन के साथ साथ, जैसे मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, मॉडुलस इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, या फिर शिफ्ट, जो बिटवाइज ऑपरेटर्स जितने भी हैं हमारे, इनके साथ में भी हम इस असाइन का काम कर सकते हैं, या शिफ्ट करा के इक्वल्स टू, लेफ्ट शिफ्ट इक्वल्स टू, राइट शिफ्ट इक्वल्स टू, है ना। इस तरह से कुछ इन ऑपरेशंस को हम यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरह से कुछ वैल्यू हम
जो फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स हैं उनको भी असाइन हम कर सकते हैं। सी लैंग्वेज इज स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज। स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज है, तो अगर हमने इंटीजर टाइप कोई पर्टिकुलर वेरिएबल लिया है तो उसके अंदर हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को स्टोर नहीं करा सकते। दैट विल ऑटोमेटिकली कट द फ्लोटिंग पॉइंट पोर्शन। जैसे हम किसी इंटीजर में 2.3 अगर स्टोर कराने की कोशिश करेंगे तो 0.3 वहां पे कट होके ओनली 2 विल स्टोर। तो स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज है। एक साइज ऑफ ऑपरेटर है, यहाँ पे कुछ मिसलेनियस ऑपरेटर्स भी हैं। जैसे साइज ऑफ ऑपरेटर है जो डिफरेंट जो वेरिएबल्स या डेटा टाइप हैं उनके हम साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो साइज ऑफ ऑपरेटर यहाँ पे दिया है सी लैंग्वेज में। जैसे हम लिख सकते हैं साइज इक्वल्स टू साइज ऑफ इंट। तो ये इंट जो है ये एक कीवर्ड है इंटीजर डेटा टाइप के लिए। तो यहाँ पे अगर हम इसको पास करेंगे तो साइज जो वेरिएबल है इसके अंदर 2 स्टोर हो जाएगा। तो इसका मतलब है 2 बाइट के अंदर वो स्टोर होता है। या फिर हमने कोई आइडेंटिफायर के साथ कोई हम वेरिएबल हमने बनाया जैसे फ्लोट एफ, तो हम उस आइडेंटिफायर को भी अगर इसके अंदर पास करें तो हमें ये एग्जैक्टली उसका साइज दिखा देगा। 4 बाइट यहाँ पे दिखाएगा, 4 साइज के अंदर 4 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट जो है 4 बाइट में स्टोर होता है। इसी तरह से जो डिफरेंट हम स्ट्रक्चर बनाते हैं या डिफरेंट यूनियन बनाते हैं तो उनके आइडेंटिफायर को भी हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। उसका साइज एग्जैक्टली ये हमें बता देगा कैलकुलेट करके कितना है। और जो टाइप डिफाइन से डिफरेंट जो हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप अगर हम बनाते हैं तो उनके साइज भी हम कैलकुलेट यहाँ पे करा सकते हैं। एक मिसलेनियस ऑपरेटर में एक टर्नरी ऑपरेटर और है जो कि सिंगल लाइन में डिसीजन लेने के काम आता है। जैसे a इक्वल्स टू बी ग्रेटर देन 5 देन 4 अदरवाइज 7। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है b इज रियली ग्रेटर देन 5 से बड़ा अगर b के अंदर वैल्यू है तो फिर a के अंदर 4 स्टोर हो जाएगा, अदरवाइज 7 स्टोर हो जाएगा। तो सिंगल लाइन में इफ एल्स की तरह एग्जैक्टली काम करता है। तो दिस इज सिमिलर टू इफ b इज ग्रेटर देन 5 और ये ब्लॉक बना के अगर हम a इक्वल्स टू 4 ऐसे कुछ यहाँ पे लिखते हैं तो ये सिमिलर वे में इस तरह से काम यहाँ पे करता है। एल्स पार्ट के अंदर हम लिखते हैं a इक्वल्स टू 7। तो टर्नरी ऑपरेटर वर्क्स फास्टर देन इफ एल्स स्टेटमेंट। ये ज़्यादा तेजी से काम करता है, इसलिए टर्नरी ऑपरेटर नॉर्मली यहाँ पे रखा गया है या प्रोग्रामर इसको यूज करते हैं। कुछ एस्केप सीक्वेंस स्पेशली सी लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है। तो जैसे हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम किया था उसके अंदर न्यू लाइन, जैसे हम ये चाहते हैं कि अगर कोई स्टेटमेंट हम वहाँ पे लिख रहे हैं यूजर स्क्रीन के ऊपर तो उसके बाद लिखने के बाद कर्सर जो है नई लाइन में चला जाए तो /n \n का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एस्केप सीक्वेंस कहलाती है इस तरह की। अगर हम फॉर्म फीड चाहते हैं तो \f लगा सकते हैं। अगर हम कैरेज रिटर्न चाहते हैं तो \r लगा सकते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि एक वहाँ पे टैब कर्सर जो है लेके आगे चला जाए तो /t का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर हम वर्टिकली चाहते हैं कि नीचे की तरफ एक टैब शिफ्ट हो जाए कर्सर हमारा तो /v का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जैसे सिंगल कोट डबल कोट जो है इनको अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तब भी हमें एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करना होगा। या फिर हम / को ही प्रिंट करना चाहते हैं तो / 2 बार अगर लिखेंगे तो वो प्रिंट हम फिर कर सकते हैं। यू कैन अभी हमने सारा जो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो ऑपरेटर्स हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। तो इनका कुछ इस्तेमाल करके अब हम देखेंगे और कुछ इस तरह के हम यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखेंगे। जैसे कि डिफरेंट एरिया कैलकुलेशन है जैसे, और इसमें हम स्क्वायर का कैलकुलेशन यानी कि एक फॉर्मूला जो इसका है कि एरिया इक्वल्स टू साइड इनटू साइड, स्क्वायर का एरिया हम निकाल सकते हैं, रेक्टेंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके, सर्कल का एरिया हम निकाल सकते हैं πr स्क्वायर की कैलकुलेशन करके, और ट्राइंगल का ये पर्टिकुलर फॉर्मूला जो है हमें पहले उसका सेमी पैरामीटर निकालना होगा और फिर हम उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी से, अगर इसकी तीनों साइड ए बी सी हैं तो ये हम एग्जैक्टली एक प्रोग्राम यहाँ पे हम इसके लिए करके देखते हैं। तो हम सबसे पहले डॉस बॉक्स को यहाँ पे चालू करेंगे और इसके अंदर एक छोटा प्रोग्राम हम यहाँ पे बना के देखेंगे।
तरह से कुछ यहाँ पे हमारी स्क्रीन आ जाएगी। और इसमें हम न्यू करने के लिए ऑल्ट एफ में जाएंगे, न्यू में जाएंगे और सबसे पहले हम यहाँ पे कमेंट बॉक्स जो है वो लगा लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया कैलकुलेट करता है और यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h। ये हमने पहले चर्चा की थी कि दो फाइलें हमें जरूर लगानी होंगी यहाँ पे लिंक बनाने के लिए। लिंक ब्लॉक अब हम यहाँ पे बना रहे हैं हैश इंक्लूड और इसमें conio.h फाइल को हमें यहाँ पे कॉल करना होगा। ये दोनों के अंदर से हम कुछ फंक्शंस को यूज कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे हम डेफिनेशन कर सकते हैं। जैसे हमें सर्कल के लिए पाई की जरूरत होगी, सर्कल का अगर हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम हैश डिफाइन यहाँ पे पाई बना लेंगे और इसकी वैल्यू रख देंगे। हम इसके अंदर इक्वल्स टू का साइन यूज नहीं कर सकते, तो असाइनमेंट यहाँ पे नहीं होगा, ये वैल्यू इसको ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी। अब हम यहाँ पे मेन फंक्शन ब्लॉक बनाते हैं void main और इसका एक ब्लॉक बना लेंगे और यहाँ पे हम अब प्रोग्रामिंग करेंगे। सबसे पहले हमें लोकल डिक्लेरेशन करना होगा। तो मेनली हमें अगर सर्कल का एरिया निकालना है तो एक तो हमें यहाँ पे फ्लोट टाइप हम वेरिएबल्स बनाएंगे। फ्लोट टाइप हम सबसे पहले एक हम रखेंगे यहाँ पे r यानी कि रेडियस के लिए और a यानी कि एरिया के लिए वेरिएबल हमने ले लिया। एक clr scr फंक्शन हमें conio.h में से लगाना होगा जिससे कि हमारी स्क्रीन जो है वो साफ हो जाए। और फिर हम इनपुट कराएंगे printf के थ्रू और इसके अंदर लिख देंगे एंटर रेडियस ऑफ सर्कल और एस्केप सीक्वेंस न्यू लाइन यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो इससे हमारा कर्सर ऐसे लिखने के बाद न्यू लाइन में चला जाएगा जिससे कि हम आसानी से उसको स्कैन करा सकें। स्कैनर फंक्शन लगा देंगे और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना होगा %f लगाएंगे। तो इन चीज़ों को हम बाद में पढ़ेंगे धीरे धीरे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें एग्जैक्टली यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं हमें नहीं पता है। धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे तो विल नो ईच एंड एवरीथिंग। धीरे धीरे हमें सभी चीज़ों का ज्ञान यहाँ पे हो जाएगा। तो हम r यानी कि r का एड्रेस इसको दे देंगे स्कैनर फंक्शन को जिससे कि वहाँ पे वैल्यू को स्टोर कराया जा सके और फिर हम इसको कैलकुलेट कर देंगे a = पाई मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई r। इस तरह से कुछ कर देंगे और फिर यहाँ पे हम उसको आउटपुट कर देंगे printf और एरिया ऑफ सर्कल %f लिख देंगे यहाँ पे और कॉमा लगा के a। गेट ch फंक्शन लगाना नहीं भूलेंगे कि हमें स्क्रीन को होल्ड कराना है, इसलिए इसको हम मेनली लगाते हैं। अब हम इसको सबसे पहले सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए हम ऑल्ट एफ में जाएंगे और सेव यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे और ये हमारा एरिया है तो area.c के नाम से हम इसको सेव कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे सेव हो गया। देखो नो नेम जो पहले आ रहा था नो नेम डॉट cpp वो चला गया और area.c से ये सेव हो गया। अब इसको रन करेंगे ऑल्ट आर और यहाँ पे ये रन हो जाएगा। एक एरर अगर कोई आता है तो मैंने बताया था कि हम उसको वहाँ पे प्रेस कर देंगे और ये अनडिफाइंड सिंबल गेट ch
का जो हमारा एग्जैक्टली गलती रहा, और वहां से हम फिर से उसको सेव करके और अब रन कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे हमारा रिजल्ट दिखाई देना चालू हो जाएगा। एंटर रेडियस ऑफ सर्कल मान लिया 5 है, तो इस तरह से एरिया इक्वल्स टू 78.5 इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम डिफरेंट अपने जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो वो एग्जैक्टली हमारे